अब यह हो गया है कि हर बड़े नेताओं का एक गोल हो गया, हर दल की बात है, और उसमें डर लगता है कि किसके साथ मैं जाऊं। अगर हम किसी दल में गोल में नहीं जाना चाहते हैं और हम पार्टी के तरह काम करना चाहते हैं कि हम पार्टी को आगे बढ़ाएं, तो किसके साथ जाएं? किसी न किसी के साथ जाना है, तो उनके गोल के हो गए। यह सबसे बड़ी समस्या नए जनरेशन जा रहा हूँ, और यह एक किसी भी राजनेता के लिए बड़ा ही कड़वा प्रश्न होता है। पार्षद लोगों का इतना जलवा होता है, इतनी व्यवस्थाएं आप दिन भर चलते हैं लोगों में, इनकम का स्रोत क्या होता है ऐसे राजनेताओं का? अभी तो फिलहाल हम बता नहीं पाएंगे इनकम का स्रोत क्या है, क्योंकि जानकारी कुछ है नहीं। गणना कराइए तो वो कहे कि एडीएम साहब के पास है, तो हम कहे भाई एडीएम साहब के पास है तो बताना चाहिए, आप लोग बताइए। तो वो लोग नहीं कराए, पहले मशीन से कराए, उसके बाद जिसको 10-20 का वोट का मामला रहता है उसमें सरकार सत्ता जो जिसकी रहती है वह गड़बड़ कर देता है। यह इसको हम मानते हैं। महानगर में प्रक्रिया है कि बोर्ड की बैठक होगी, बोर्ड की बैठक होने को स्वीकृति होगा, फिर टेंडर प्रक्रिया में जाएगा, टेंडर पड़ेगा तो ठेकेदार टेंडर पाएगा, बांड बनवाएगा, तब फिर काम कराने क्षेत्र में जाएगा, तो ये लेट होगा। आपको क्या लगता है पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में कहाँ अंतर पाते हैं? क्या अगर मैं यहाँ पर निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, क्योंकि जिस पार्टी से मैं मिलान करता था वहाँ से टिकट नहीं मांगा। मेरा 2 साल पहले से ही प्लान था कि हम निर्दल ही लड़ेंगे, और क्षेत्र के लोग भी हमारे जो मतदाता बंधु हैं वो लगे रहे, तो उनकी बात हम मांग कर निर्दल लड़े। आप चूंकि ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं, आपका एक लंबा कार्य करने का अनुभव रहा है, और अभी नया नया यह आप नगर निगम से जुड़े हैं, तो दोनों जगह कार्य करने में क्या अंतर आपको नजर आ रहा है? नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन मुद्दा द जीरो मीडिया पर संवाद कार्यक्रम। संवाद कार्यक्रम के आज की कड़ी में हमारे मेहमान हैं गोरखपुर महानगर, जो कि योगी आदित्यनाथ महाराज के कारण इस समय पूरे विश्व पटल पर चर्चा का विषय बना हुआ है। उसी गोरखपुर नगर से हम आपको एक ऐसे पार्षद से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने शासन, प्रशासन, राजनीति के जो गणित होते हैं, इन सभी गणित को, इन सभी गणित के खेल को धता बताते हुए केवल अपने कर्म पे, अपने पहचान पर और अपने व्यवहार पर सभी राजनीतिक पंडितों को फेल कर दिया पर पहुँचे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वार्ड नंबर 37 के भरवलिया वार्ड नंबर जो है महानगर गोरखपुर का, वहाँ के पार्षद छत्रधारी यादव जी की। छत्रधारी यादव जी कैसे इतने राजनीतिक महासमर में अपने निर्दल वाली गाड़ी को आगे तक पहुंचा पाए, इसी विषय पर हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही होता है कि अगर दूर दराज के लोग आपको देख रहे हो, सुन रहे हो, तो एक छोटा परिचय अगर जानना चाहें तो कौन है छत्रधारी यादव राजनीति के दृष्टिकोण से? अब राजनीति के दृष्टिकोण से मैं 95 से राजनीति कर रहा हूँ। 95 में 1995 में पहली बार ग्राम प्रधान बना। 1995 से 2005 तक मैं लगातार प्रधान रहा। उसके बाद फिर 2010 से 15 तक प्रधान रहा। बीच में हमारे दूसरे आ गए थे। उसके बाद महानगर का नया वार्ड बना। महानगर का वार्ड बनने के बाद भरवलिया वार्ड के 37 नंबर वार्ड से नाम से बना यह, और मैं यहाँ पर निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, क्योंकि जिस पार्टी से मैं मिलान करता था वहाँ से टिकट नहीं मांगा।
मेरा 2 साल पहले से ही प्लान था कि हम निर्दल ही लड़ेंगे और क्षेत्र के लोग भी हमारे जो मतदाता बंधु हैं वो लोग कहे थे कि आप निर्दल चुनाव लड़िएगा, हम लोग सब लोग साथ रहेंगे। क्या निर्दल चुनाव लड़ने के लिए आपने पहले से कोई गणित सेट कर लिया था कि चाहे वह भाजपा का व्यक्ति हो, चाहे वह सपा का व्यक्ति हो, चाहे वह बसपा का व्यक्ति हो, वह पार्टी कैडर से हटकर भी आपको वोट कर सके? अब यहाँ के मतदाता अधिक से अधिक तो भाजपा कैडर के हैं, बशर्ते वह लोग जब हमको प्रधानी से चुनाव हरदम जिता रहे हैं उसी तरह से, तो वह भी वे कह रहे थे कि बाबू जो हम लोग जानते हैं जहाँ पर रहते हैं रहिए, बशर्ते हाँ आप निर्दल लड़ेंगे तो हम लोग किसी दल को नहीं देखेंगे, सिर्फ हम छत्रधारी यादव का सिंबल देखेंगे और उन्हीं को देखे हैं 3 बार प्रधानी में, इसलिए हम चाहते हैं कि आप बनेंगे तो कुछ होगा हमारे क्षेत्र का, इसीलिए वह लोग लगे रहे तो उनकी बात हम मांग कर निर्दल लड़े। आप चूंकि ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं, आपका एक लंबा कार्य करने का अनुभव रहा है और अभी नया नया यह आप नगर निगम से जुड़े हैं, तो दोनों जगह कार्य करने में क्या अंतर आपको नज़र आ रहा है? पहले आप ब्लॉक स्तर पे जाके अपनी फाइलों को आगे बढ़वा रहे थे, अब आपको डायरेक्ट महानगर नगर पालिका में बैठने का अवसर मिल रहा है। दोनों की कार्य प्रणाली में क्या अंतर आप पाते हैं? क्या ब्लॉक स्तर से गाँव का विकास बेहतर हो रहा है या महानगर से जुड़ने से आपको ऐसा लगता है कि आपके मतदाताओं की बात अब जल्दी सुनी जा रही है? जैसे ग्राम प्रधानी वाले में तो यह था कि तत्काल खाता ट्रांसफ़र हुआ, खाता संचालन शुरू हो गया, इमरजेंसी काम कोई पड़ा ग्रामीण क्षेत्र में, नाली रोड जो भी XYZ है उससे संबंधित तत्काल काम करा लिया जाता था और आगे पीछे ये होता था कि भाई कार्य योजना में नहीं, अगले कार्य योजना में ले लिया जाएगा, एस्टिमेट बन जाएगा, काम चल जाता था। और उसको काम अच्छा वह भी चल रहा था, पैसे के अभाव उसमें रहता था, गांव सभा में सबका संभव नहीं हो पाता था, इतना काम रहता था। और ये महानगर में अभी तो हम नए गए हैं तो अभी तो बैठक हुई नहीं, लोग बताते हैं कि भाई गांव सभा प्रधानी आप किए हैं वो अलग है, नगर निगम ये अलग है, तो हम उसको नहीं मानते हैं। पैसे के पीछे भागते हैं जो लोग, वही यह देखते हैं कि हाँ कैसे यहाँ क्या होगा वहाँ क्या होगा। अरे भाई जो सबका होगा वह मेरा होगा। तो अभी बैठक सरकार द्वारा एक बार महानगर का बैठक 21 जून में हुआ था, तो मैं बाहर रहा उस दिन, तो कॉन्डोलेंस हो गया, कोई पूर्व पार्षद जी एक्सपायर कर गए थे इसलिए कुछ हुआ नहीं। फिर तब से दोबारा अभी ये बैठक अभी बोर्ड की नहीं हुई। कार्य योजना ये लोग मांग लिए हैं त्वरित से, रोड वगैरह का, फिर जल से संबंधित सर्वे कर लिए हैं, पानी सप्लाई वगैरह का, अब विद्युत का रह गया है। तो उससे थोड़ा अंतर है यह कि हमको उम्मीद है कि महानगर में अधिक चूँकि ठेकेदारी से काम होना है, पार्षद कुछ करता नहीं है, खाली प्रस्ताव देना है, ठेकेदारी द्वारा बाई टेंडर काम होना है, तो वह समय लगेगा, समय अभी लगेगा, काम होगा, समय लगेगा। और यह अंतर है, इसमें अंतर ठेकेदारी पद्धति है और वह डायरेक्ट प्रधान काम कराता है। तो विकास में तेजी क्या ग्राम सभा लेवल पे जल्दी से कार्य हो रहे हैं या यह माना जाए कि महानगर पालिका में इतने सारे कार्य प्रणाली के लिए इतने सारे काउंटर हैं कि उसमें फाइलों को घूमने में समय लग जाएगा? दोनों में से क्या अंतर आप पा रहे हैं? कहाँ जल्दी विकास होगा? जैसे गांव सभा में जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया ब्लॉक से DPRO तक या DPRO तक ही सीमित रहता है, दौड़ धूप के करा लिया जाता है। इसमें प्रक्रिया है, महानगर में प्रक्रिया है कि बोर्ड की बैठक होगी, बोर्ड की बैठक होने को स्वीकृति होगा, फिर टेंडर प्रक्रिया में जाएगा, टेंडर पड़ेगा तो ठेकेदार टेंडर पाएगा, बांड बनवाएगा, तब फिर काम कराने क्षेत्र में जाएगा, तो ये लेट होगा, लेट होता है, लेट होगा।
अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, जैसे कि जब आप प्रत्याशी के तौर पे मैदान में उतरे, उस समय आपने देखा होगा चूँकि बीजेपी पूरे कमर कस के, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, उनका पूरा ए टू जेड कैडर लग के और चुनाव को जीतने की कोशिश करता है। आप निर्दल रूप में जब लड़े, तो क्या उस समय आपको कहीं से भी किसी भी तरफ से दबाव डालने की कोशिश की गई, या आपके मन में ऐसा कहीं आया कि हो सकता है योगी आदित्यनाथ के चेहरे को लेकर ही हम हमारी कहीं सीट फंस न जाए, या ऐसा कुछ भी, मतलब आपके अंदर ऐसा कुछ आया कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि जनता भले खुल के साथ न चले, अंदर से पूर्ण रूप से हमको विश्वास थी। जनता चूँकि हमको 5 बार वोट दी है प्रधानी में, तो इसलिए भले हम हारते थे बहुत मामूली वोट से, तो यह विश्वास रखते थे कि जनता जिस तरह से हमारे वहाँ कहती है, वह करेगी। हमको कहीं सरकार से कोई वह डर नहीं था, न किसी दूसरे लोगों से डर था। हम लोग 3-4 लोग चलते थे दिन भर, सुबह निकलते थे, 12 बजे आते थे, शाम को उनके साथ फिर निकलते थे, 6-7 बजे तक उनके साथ रहते थे। फिर अकेला मैं अपनी मोटरसाइकिल से लेकर और 10-11 बजे तक अकेला मैं चलता था, हमको डर नहीं लगा। बड़हलगंज गोरखपुर जनपद के सबसे दक्षिणी छोर पर बसा हुआ एक कस्बा है। उसी के पास के एक जिला पंचायत सदस्य हैं जितेंद्र प्रताप यादव, समाजवादी पार्टी के। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उनको कहा गया कि पर्चा दाखिला तक नहीं करने दिया गया शासन के तरफ से। आप निर्दल रूप से चुनाव लड़े इसी शासन प्रणाली के अंतर्गत। क्या आपको ऐसा लगता है कि भेदभाव होता है या नहीं? जो भी चुनाव प्रक्रिया है वह नियम से और कानूनी रूप से सही तरीके से हो रही है। दोनों में क्या आपका अपना अनुभव क्या है? नहीं, वह तो जैसे एक आप मतदाता वाला वोट है। आप मतदाता वाले वोट में इस तरह का काम नहीं हो पाएगा। सरकार कोई हो, नहीं रोक पाएगी। अब व्यक्तिगत जो वोट का है, जैसे जिला पंचायत हुआ, प्रमुख हुआ और यह एमएलसी वगैरह का हुआ, यह व्यक्तिगत वोट है। व्यक्तिगत वोटों को खरीद फरोख्त होता है किसी भी सरकार में। यह जिसकी सरकार रहती है अपना दबाव बनाकर पर्चा दाखिला नहीं करने देते हैं, या चाहे जैसे भी वह वर्तमान सरकारें करती हैं। क्योंकि पिछले बार विजय बहादुर के भाई अजय बहादुर भी चुनाव लड़े थे। वह उनके पास वोट पर्याप्त होते हुए बशर्ते वह चुनाव हार गए। वह सरकार डायरेक्ट लड़ी। ये व्यक्तिगत वोटों का चुनाव का तो सरकार का होता है। यह वो इसमें आम जनता चुनाव वो लड़ाती है, इसलिए इसमें सरकार कुछ कर नहीं पाती है। वहीं शंका रहता है जब मतगणना के समय, जब थोड़े मान लीजिए 10-20 वोट का है मामला, तो वहाँ डर लगता है। क्योंकि इस बार गणना में हम गए थे, तो गणना में ये लोग क्या किए थे कि सबसे पहले मशीन से गणना करने जा रहे थे। तो मैं उसका विरोध किया कि पहले बैलेट पेपर का वोट पड़ा है, पहले बैलेट पेपर बता दीजिए कितना वोट है, तब फिर ये मशीन से गणना कराइए। तो वो कहे कि एडीएम साहब के पास है। तो हम कहे भाई एडीएम साहब के पास है तो बताना चाहिए, आप लोग बताइए। तो वो लोग नहीं कराए, पहले मशीन से कराए। उसके बाद जिसको 10-20 का वोट का मामला रहता है, उसमें सरकार सत्ता जो जिसकी रहती है वह गड़बड़ कर देता है। यह इसको हम मानते हैं, बैलेट पेपर पहले नहीं गिरने की वजह से। यानी अगर दो प्रत्याशियों के बीच जीत का मामूली अंतर हो तो वहाँ चुनाव प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ सकती है। बाकी अगर आपका जीत का अंतर पर्याप्त है, आपको मतदाताओं ने पसंद किया है, तो आपको हराने के लिए शासन को भी नाको चने चबाना पड़ता है। ठीक है। आप अपने आम मतदाताओं का इतने दिनों से आपने विश्वास हासिल किया है। अभी तक के आपके राजनीतिक कैरियर में कोई ऐसी उपलब्धि जो कि आपको लगता हो कि हाँ, मतलब मैं अगर इतने दिन से मैंने राजनीति किया है, तो यह मेरे लिए एक, अगर अब मैं पीछे मुड़ के देखूं तो ये मेरे जीवन का एक अच्छा उपलब्धि है समाज को लेकर? सबसे बड़ा उपलब्धि हमको है कि चुनाव लड़ने वाले इतने इतने पैसा खर्च करते हैं और चुनाव हार जाते हैं या जीत जाते हैं।
बशर्ते मैं इन मतदाता के भरोसे कभी इस तरह का पैसा ही नहीं खर्च किया। और ये लोग हमको एकदम हाथ पर लेके एकदम राजनीति में 95 से ही लगाए उठाते रहे। कभी हमको यह ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं अकेले हैं। कहीं जाएंगे अकेला निकलते हैं, बशर्ते 4 लोग मिलते हैं और रुकते झमते रुकते चला जाता है। यह है मेरा। किसी कवि ने लिखा भी है कि बढ़ा एक कदम रास्ता नजर आएगा, तेरा अंतर मन ही तुझे विजय दिलाएगा। तो ये आपने कहा कि आप अकेले निकलते हैं, लोग आते हैं और कारवां बनता चला जाता है। आप समाज में आपने एक अच्छा खासा दशक बिता लिया है। हमारे उम्र से आपके उम्र की अगर तुलना की जाए तो सीधे सीधे 2 गुने का अंतर होगा। आपको क्या लगता है पहले की राजनीति में और अब के राजनीति में कहाँ अंतर पाते हैं? क्या अगर कोई नया लड़का राजनीति को अपना कैरियर बनाना चाहे 100% को लेके, तो आपको क्या लगता है क्या राजनीति में नए लोगों को आना चाहिए? ये राजनीति में देखिए बड़ी गोलबंदी हो गई हर दल में। पहले हम लोग रहते थे दीपनारायण जी, स्वर्गीय दीपनारायण जी के साथ, तो इस तरह की गोलबंदी नहीं रहती थी। वह वह किसी का वह नहीं रहता था कि हम इनका पक्षपात करें। वह जो सही कर रहता था वह करते थे। अब यह हो गया है कि हर बड़े नेताओं का एक गोल हो गया, हर दल की बात है। और उसमें डर लगता है कि किसके साथ मैं जाऊं। अगर हम किसी दल में गोल में नहीं जाना चाहते हैं और हम पार्टी के तरह काम करना चाहते हैं कि हम पार्टी को आगे बढ़ाएं, तो किसके साथ जाएं? किसी न किसी के साथ जाना है, तो उनके गोल के हो गए। यह सबसे बड़ी समस्या नए जनरेशन में। और वह किसके साथ जाएं, किसी न किसी को भाई को पकड़ेंगे तभी जाएंगे वहाँ। यह सबसे बड़ी गोलबंदी वाली हो गई है। और रह गया राजनीतिक जो इस समय माहौल चल रहा है, वह किसी न किसी का दामन पकड़ के तो चलना पड़ेगा। पहले इस तरह का नहीं था। मेहनत करने वाला उसको कहीं न कहीं आगे, चाहे टिकट से संबंधित चाहे जो भी हो पद है, वह मिलता था, काम करते थे। पहले यह भी नहीं था कि हमको टिकट मिले या पद मिले, वह समाज की लड़ते थे। अब तो व्यक्तिगत किसी तरह से हमको चुनाव हम लक्ष्य बनाए हैं जिला पंचायत लड़ने के, तो हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हम दल छोड़ देंगे, बागी होके लड़ लेंगे। और चाहे विधायकी वाले में लगाए हैं, नई टिकट पार्टी दी तो हम बागी हो जाएंगे, चाहे छोड़ देंगे। उनका अगला जो पाएगा वह विरोध करेंगे। यह सबसे बड़ी भावना हो गई है। यह नहीं है कि चलिए पार्टी का हम काम किए हैं तो पार्टी का कोई भी भाई पाया तो उसका मदद किया जाए। राजनीति में यह थोड़ा गंदगी बहुत आ गई है। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? हमारी शिक्षा दीक्षा इंटर तक है। इंटर के बाद तो मैं धंधा करने लगा। स्टरिंग पटरावली पिताजी हमारे कहे कि अब परिवार आ गया है तो अपने धंधे में लग जाइए। तो धंधे में लग गया और कॉलोनी के लोग फिर चुनाव लड़ा दिए, तो फिर राजनीति में आ गए। यानी आप लोगों के मकान बनाते बनाते उनके दिलों में भी जगह बना लिए और उसके बाद आप पहुंचे पार्षद के सिंहासन पर। आपने एक बात अभी कहा कि पार्टी तक तो बात सही है, पार्टी के अंदर भी गोलबाजी चलती है। तो इससे एक बात याद आता है, नरेंद्र मोदी जी जो इस समय प्रधानमंत्री हैं भारत के, और अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, इनका एक अपना कैडर हुआ करता था। आज वही कैडर पूरे भारत को चला रहा है। उस कैडर से जो लोग बाहर रहे, साइड रहे, उन्हें देखा गया कि बीजेपी में भी उन्हें साइड कर दिया गया। तो यह प्रक्रिया तो हम 21वीं सदी में देखते चले आ रहे हैं और यह पुरानी परिपाटी अब धीरे धीरे हो जा रही है। यानी अगर कोई भी एक बालक आए राजनीति में तो उसे बड़ा सचेत रहना पड़ेगा कि हम किस राजनेता के तरफ जाएं कि फलां राजनेता हमसे नाराज ना हो। अब आप पार्षद के तौर पर अपने वार्ड में अपने मतदाताओं के लिए क्या करना चाह रहे हैं? आपके अंदर क्या इच्छा है कि यह कुछ मूलभूत चीज़ें हो जाएं तो आपका वार्ड एक अलग चमक पा जाए? हम अपने वार्ड के लिए, मतदाताओं का, जनता के लिए
सबसे पहले मूलभूत सुविधा यहाँ पर सरकार तो कुछ रोडें बनवा दी हैं, अभी रोड बाकी है, नाली की व्यवस्था, जल निकासी की बाकी है, और यह पथ प्रकाश लाइट की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है। मेन ज़रूरी यह सब है, और पानी सप्लाई, तो पानी सप्लाई वाला सर्वे तो करा लिए हैं, अब वह तो प्रक्रिया में थोड़ा लेट लगे, पैसा त्वरित का चूँकि पता ये चला कि आ गया है और प्रक्रिया के तहत चलेगा। यह जब हो जाएगा, बकिया साफ सफाई के लिए इतना बड़ा वार्ड है, 20 सफाई कर्मी लोग दिए हैं। हमने लिखा था कि 35 सफाई कर्मी और दे दिया जाए, अभी बोर्ड की बैठक न होने से कुछ हो नहीं पा रहा है, तो 20 में किसी तरह से काम मैं चला रहा हूँ। बोर्ड की बैठक हो जाती, उसमें रखा जाता है कि तो कुछ बढ़ जाते, तो फिर 3 प्रधानी क्षेत्र है ये भरवलिया वार्ड जो बना है, तो कम से कम 2 जगह और 2 लोगों को रख देते कि यहाँ की जिम्मेदारी आपकी, यहाँ की जिम्मेदारी आपकी, वहाँ से फ़ोन नहीं आता, शिकायत नहीं मिलता, और यहाँ की जिम्मेदारी इसे बांट देते, तो इन लोगों का भी काम चल जाता। बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, और यह एक किसी भी राजनेता के लिए बड़ा ही कड़वा प्रश्न होता है। पार्षद लोगों का इतना जलवा होता है, इतनी व्यवस्थाएं आप दिन भर चलते हैं लोगों में, इनकम का स्रोत क्या होता है ऐसे राजनेताओं का? अभी तो फिलहाल हम बता नहीं पाएंगे इनकम का स्रोत क्या है, क्योंकि जानकारी कुछ है नहीं। लोग बताते हैं कि वह प्रस्ताव वगैरह देते हैं, जो टेंडर उंडर होता है उसमें से कुछ पार्षद लोगों को मिलता है, तो यही मैं जानता हूँ। बकिया अभी तक तो जब किया नहीं तो क्या जानूँ। इसका मतलब पूरी तरीके से यह राजनीति अभी समर्पण की राजनीति चल रही जी है। जी जी, इसमें जैसे गांव सभा का आता तो वहाँ वित्त विहीन नहीं था, प्रधान को पावर था, इसमें वित्त विहीन पार्षद होता है। अब कहाँ से कमाएगा वह, अब उसके विवेक पर है। लोग कमा लेते हैं और कुछ लोग नहीं कमा पाते हैं। एक आदर्श समाज कैसा हो, हमारे चैनल का ये मोटो है। आपके नज़र में एक बेहतर समाज कैसा होना चाहिए? बेहतर समाज यही होना चाहिए कि कहीं से कोई किसी लोगों से तोड़ मोड़, विवाद में न रहिए, उनको समझाइए। कोई विवाद करता है, स्वच्छ जब समाज रहेगा तभी आने वाली पीढ़ी भी स्वच्छ होगी। नहीं विवाद करेंगे तो चाहे अपना परिवार हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे गांव हो, सब लोग विवादित होंगे। इस तरह से स्वच्छ समाज की आवश्यकता है। पार्षद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। इसके लिए जनमुद्दा की टीम आपकी बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। यह थे हमारे साथ वार्ड नंबर 37 भरवलिया, जो कि गोरखपुर महानगर का एक वार्ड है, वहाँ के नवनियुक्त निर्दल पार्षद छत्रधारी यादव जी। छत्रधारी यादव जी के लिए विशेष इंटरव्यू यह इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इन्होंने इस समय पूरे राजनीतिक गणित को फेल करके अपने लोकप्रियता के दम पर यहाँ तक पहुँचे हैं, और इनके विचारों को आपने जाना। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। आपको संवाद कार्यक्रम कैसा लगता है इसके बारे में भी बताइएगा। आगे आप संवाद कार्यक्रम में किसके विचारों को सुनना चाहते हैं उसके बारे में भी ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए जनमुद्दा द जीरो मीडिया पर।